all of you. My name is Ashikar and today we are going to study about the Atterberg limits. But let's start with what we have studied in the last class. In the last class we have seen that the mainly coarse-grained soil properties, index properties. In index property we have studied fine-grained soil properties and the coarse-grained soil property. Now we have completed already coarse-grained soil properties. I have told you we have three coarse-grained soil property. Those are grain shape. First one is our grain shape. Second one we have studied about the grain size distribution. And the third one is relative density. That we are going to cover today. We also trying to cover the Atterberg's limits and the mainly shrinkage limit, because the question asked from the shrinkage limit in the exam is very high. In the ESC exam mainly you can see around one question every year. In 2013 there are two questions asked only from the shrinkage limit. So or otherwise Atterberg limits itself has been asked very number of questions from ranging from 1 to 2, but generally question from shrinkage limit is fixed every year in the IES. If you see the GATE exam in 2018 we have been asked shrinkage limit, and also in 2020. So shrinkage limit topic is very important as per exams patterns are concerned. Now before starting the shrinkage limit topic, I want all you to know this question. हमें इस क्वेश्चन को एक बार देखना है ताकि जब हम श्रिंकेज लिमिट को पढ़ें तो एक प्री प्लान्ड इमेज हमारे पास तैयार हो कि हमें क्या अचीव करना है। क्वेश्चंस से हम उस कंसेप्ट को अचीव करेंगे। तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं यहाँ पे, हम क्वेश्चन से कंसेप्ट को सोल्व करेंगे ताकि आपको इजीली क्वेश्चन की लैंग्वेज और कंसेप्ट की लैंग्वेज मैच कर पाओ आप। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास हमें गिवन है, अ सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ क्ले। हमें एक सैचुरेटेड स्पेसिमेन क्ले का दिया है जो हमने विच वाज इमर्स्ड इन अ मरकरी, जो मरकरी में इमर्स्ड है, एंड इट विल डिस्प्लेस द वॉल्यूम ऑफ मरकरी बाई 21.8 cc। मतलब क्या है, अभी तक ये आपके पास कोई स्पेसिमेन है सॉइल का, ये अपना मरकरी फ्लूइड है, तो इसके अंदर आपने इस स्पेसिमेन को इंसर्ट किया है जिसके कारण वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है 21.8 cc। यहाँ तक तो आसान बात है, सब समझ में आया होगा। फिर उसके बाद गिवन है द वेट ऑफ द सैंपल वाज 32.2 ग्राम। इस सैंपल का वेट है हमारे पास 32.2 ग्राम। वी ऑल्सो हैव गिवन आफ्टर ओवन ड्राइंग फॉर 48 आवर्स। आप यहाँ देखोगे तो 48 आवर्स लिखा है यहाँ पे, वैसे जनरली 24 आवर्स होता है। तो ये एग्जामिनर की मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए है। तो आफ्टर ड्राइंग फॉर 48 आवर्स वाटर रिड्यूस टू 20.2 ग्राम। ये 48 आवर्स के बाद आपका जो सोइल आना चाहिए था यहाँ पे, नहीं, वाटर रिड्यूस टू 22.2 ग्राम। इट शुड बी द sample reduced to specimen or sample reduced to 20.2 gram. After on drying we know that we have only weight of solid. On drying होने के बाद हमारे पास खाली weight of solid बचता है, हमारे पास weight of water खत्म हो जाता है वहां से। Then it is further given to us when while volume came down, the volume reduced to 11.6 cc. जो न्यू वॉल्यूम that will remain only 11.6 cc or centimeter cube. We have to find the shrinkage limit of the soil. क्या बताना है, shrinkage limit। तो क्वेश्चन क्या है, ओवरऑल हमें मरकरी के अंदर एक सोइल सैंपल इंसर्ट किया है जिसके कारण वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है 21.8 cc। इनिशियल वेट ऑफ सैंपल था 32.2 ग्राम। तो आपने उसकी ओवन ड्राइंग करने के बाद आपको जो वेट ऑफ सॉलिड मिला है वो है 20.2 ग्राम, एंड जो न्यू वॉल्यूम मिला है वो है 11.6 cc। आपको यहाँ से अब श्रिंकेज लिमिट फाइंड आउट करनी है। वो हम देखेंगे श्रिंकेज लिमिट कैसे निकालेंगे।
वैसे सीधा फॉर्मूले से निकलेगी इस क्वेश्चन में, लेकिन हम फेज डायग्राम के हेल्प से देखेंगे कि कैसे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एट श्रिंकेज लिमिट सोइल रिमेन्स फुली सैचुरेटेड। सोइल रिमेन्स फुली सैचुरेटेड, ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है? ये भी क्वेश्चन अराउंड 5 टाइम्स पूछा गया है फ्रॉम द पास्ट 10 ईयर्स। तो आपको पता होना चाहिए श्रिंकेज लिमिट की यदि डेफिनेशन जो है वो है इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सोइल रिमेन्स फुली सैचुरेटेड। तो ये आप इसको राइट करोगे, इसको ट्रू बोलोगे आप, ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली ट्रू है। तो ये आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे, बट बिफोर दैट लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी से शुरू करेंगे। हमने ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट क्लास में देख लिया था। हमने सेडिमेंटेशन एनालिसिस के दो जो मेथड्स हैं हमने वो कवर किए, पिपेट मेथड एज वेल एज हाइड्रोमीटर मेथड, जबकि वो दोनों मेथड आपके मेनली कन्वेंशनल पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट है, कन्वेंशनल टॉपिक है, कन्वेंशनल क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं उनसे। शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहले रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी डिनोट करते हैं इसको आर डी से या फिर डी आर से। आर डी कैसे? आर सबस्क्रिप्ट डी और डी सबस्क्रिप्ट आर, ये दोनों ही कॉमनली यूज करते हैं। आर डी और डी आर डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट नोटेशंस गिवन है, हम यूज करेंगे आर डी। तो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी जो है मैं बता रहा हूं आपको, जब ये इंडेक्स प्रॉपर्टी में हम देख रहे हैं किसकी? कोर्स ग्रेन सॉइल की। तो ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए ही एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, ना कि फाइन ग्रेन सॉइल के लिए। तो इट इज डिफाइंड मेनली फॉर, फर्स्ट पॉइंट इज इट इज डिफाइंड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स। कोर्स ग्रेन सॉइल हमारी सैंड और ग्रेवल्स। इट इज डिफाइंड फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स। जो सेकंड पॉइंट है, इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमारा होता है रिलेटिव डेंसिटी का ई मैक्स माइनस ई डिवाइड बाय ई मैक्स माइनस ई मीन। ई मैक्स माइनस ई मीन, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से रिलेटिव डेंसिटी हम चेक करते हैं फील्ड में। ये आपकी फील्ड की वाइड रेशियो है नेचुरल, जिस फील्ड में आप सैंपल लेके आओगे, उस फील्ड का जो वाइड है ये वो वॉइड रेशियो है, और उसी फील्ड का मैक्सिमम वॉइड रेशियो क्या हो सकता है और मिनिमम वाइड रेशियो क्या हो सकता है, उसके हेल्प से हम रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी यदि यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें बताता है डिग्री ऑफ, इट टेल्स अस अबाउट डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल, ये हमें बताता है डिग्री ऑफ डेंसनेस ऑफ सॉइल। यूजुअली जो रिलेटिव डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी आपको जो कोर्स ग्रेन सॉइल की है, जो हमने बात की है कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए रिलेटिव डेंसिटी इंपॉर्टेंट होती है। तो सिमिलरली यदि एनालोगस टर्म जो है इसकी वो है कंसिस्टेंसी लिमिट या फिर कंसिस्टेंसी इन केस ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे कि रिलेटिव डेंसिटी हमारे लिए कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए होती है, ऐसे ही कंसिस्टेंसी लिमिट इज यूज्ड फॉर फाइन ग्रेन सॉइल। कंसिस्टेंसी क्या होता है हम देखेंगे भी, एटरबर्ग्स लिमिट्स या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट्स, तो हम ये देखेंगे भी, तब भी पढ़ेंगे। वैसे कंसिस्टेंसी होते हैं आपकी डिग्री ऑफ फर्मनेस, मतलब कि आप किसी चीज को उसकी हार्डनेस या फर्मनेस से मेजर करते हो, वेदर दैट इज सॉफ्ट, हार्ड और मीडियम सॉफ्ट, या फिर तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, सॉफ्टनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, और ये डिफाइन करते हैं फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स के लिए। यदि आपकी, अब एक पॉइंट है, ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट है, यदि आपकी रिलेटिव डेंसिटी, इफ द रिलेटिव डेंसिटी इज हायर, यदि हमारी रिलेटिव डेंसिटी यदि ज्यादा होगी तो उससे हम बोल सकते हैं कि shear स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी सॉइल की। वी विल हैव हायर shear स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। ऑब्वियस बात है, यदि रिलेटिव डेंसिटी ज्यादा है तो shear स्ट्रेंथ भी आपकी ज्यादा होगी। It will also tell us that the shear strength of soil is also
लार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोइल क्या होगी आपकी, कम होगी। कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सोइल आपकी कम होगी। एक आपको क्वेश्चन मिलता है फाउंडेशन में, फाउंडेशन टॉपिक में, जिसमें हम एक SPTN वैल्यू निकालते हैं, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट नंबर वैल्यू, SPTN वैल्यू, SPTN वैल्यू। बेसिकली ये स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट होता है जिसकी हेल्प से हम n वैल्यू निकालते हैं। n होता है नंबर ऑफ ब्लोज। नंबर ब्लोज क्या होता है, यदि आप किसी चीज को, किसी वेट को लिफ्ट करते हो और ड्रॉप करते हो सर्टेन हाइट से, द टाइम विच यू लिफ्ट एंड ड्रॉप, दैट नंबर ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज ब्लोज, BLOWS, ब्लोज। तो वो होता है आपके नंबर ऑफ ब्लोज। तो SPTN वैल्यू जो है वो भी क्या क्या पता चलता है वहां से आपको, जनरली आप लिफ्ट करते हो और ड्रॉप करते हो वेट को, तो वो एक शियर स्ट्रेंथ का पैरामीटर भी है, तो वहां से बियरिंग कैपेसिटी बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन वहां से हम जनरली बता सकते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, मतलब सोइल की रिलेटिव डेंसिटी का कोरिलेशंस हमारे पास होता है। यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू रिलेटिव डेंसिटी की नहीं बता सकते, कोरिलेट कर सकते हैं रिलेटिव डेंसिटी को, वहां पर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते। तो ये आपका MCQ में पूछ लिया जाता है या स्टेटमेंट में, इफ वी कैन कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रिलेटिव डेंसिटी फ्रॉम द SPTN वैल्यू देन इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो ये आप नोट में डाल लेना। बाकी हम फाउंडेशन में इसको दोबारा भी कवर करेंगे, फाउंडेशन टॉपिक में इसको दोबारा कवर करेंगे। तो मेनली ये तो होगी हमारी रिलेटिव डेंसिटी। आपको एक फॉर्मूला पता है गामा ड्राई का, गामा ड्राई इज गिवन एज GS gamma W over 1 plus E. We know that the gamma dry is equals to GS gamma W upon 1 plus E. Now, if you see, we have the reciprocal relation of gamma dry with 1 plus E. Inversely related है ना gamma dry यहाँ पे, तो हम यहाँ से gamma dry की टर्म में रिलेटिव डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यदि यहाँ से आप E निकालोगे, इसको यदि आप डिनोमिनेटर को इस तरफ लेके जाओगे तो आपके पास मिल जाएगा GS गामा W डिवाइड बाई गामा ड्राई, और -1 को इस तरफ लेके आओगे राइट हैंड साइड में, तो आपको मिलेगा E की वैल्यू ये मिलेगा आपको GS गामा W और गामा ड्राई -1। अब यहीं से आप यदि Emax निकालना चाहोगे, जो हमारा यहाँ पर है, यदि आप यहाँ से Emax निकालोगे तो आपके पास Emax आएगा GS गामा W ओवर गामा ड्राई मिनिमम, और गामा ड्राई मिनिमम, क्योंकि यदि ये मैक्सिमम है और तो फिर गामा ड्राई आपका जो मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। ऑब्वियस बात है, ई मैक्सिमम का मतलब क्या है, आपकी सोइल लूज कंडीशन में है, आपकी सोइल लूज कंडीशन के अंदर है, तो लूज कंडीशन के अंदर है तो गामा ड्राई आपको ऑब्वियसली कम मिलेगा, तो इस केस में आपको ई मैक्स मिलेगा। सिमिलरली ई मिनिमम के केस में GS गामा W डिवाइड बाय गामा ड्राई मैक्स, here we have now gamma dry max -1, और E simply we have GS gamma W over gamma -1, gamma dry -1। तो आप जब इन सब पैरामीटर्स को इसके अंदर इंसर्ट करोगे तो आपको एक नई डेफिनेशन मिलेगी रिलेटिव डेंसिटी की, नया फॉर्मूला मिलेगा, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे आप लिखोगे E max, तो ये हो गया आपका GS गामा W डिवाइड बाय गामा ड्राई मिनिमम -1 होल माइनस GS गामा W डिवाइड बाय गामा ड्राई -1। सिमिलरली डाउन साइड में GS गामा W डिवाइड बाय गामा ड्राई मिनिमम -1। ये पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे आपने, आई होप। एंड यहां पे आएगा हमारे पास GS गामा W डिवाइड बाय गामा ड्राई मैक्सिमम -1। जब आप सोल्व करोगे ये -1 इस +1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और ये GS गामा W ओवरऑल आपको कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास मिलेगा जो आपको रिलेटिव डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 1 बाई गामा ड्राई मिनिमम माइनस 1 बाई गामा ड्राई डिवाइड बाई 1 बाई गामा ड्राई मिनिमम माइनस
मिनिमम माइनस 1 बाय गामा ड्राई मैक्स, गामा ड्राई मैक्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सिंपल है। यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप सिंपली इन्वर्सली रिलेट करो, इन्वर्सली रिलेट कर सकते हो, तो उसकी हेल्प से आप ये फॉर्मूला रिलेटिव डेंसिटी का डिराइव कर सकते हो। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। पेपर में यदि आपको E की वैल्यू नहीं देके, यदि आपको गामा ड्राई की वैल्यू गिवन हो मिनिमम और मैक्सिमम, तो भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकाल सकते हो। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है अब वो डिस्कस कर लेते हैं। इससे जो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर्स में, वो क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं अब। जो क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटिव डेंसिटी से, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हमको गिवन है E max that is 0.85 and we have given E minimum that is 0.5, that is 0.5, then we have given density which is equals to 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी गिवन है आपको, यूनिट वेट नहीं गिवन है। और आपको गिवन है वाटर कंटेंट equals to 8% and specific gravity equals to 2.7. 2.7 you have to find out the find relative density, find relative density। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो आपको E max पता है, E minimum पता है, तो आपको E max पता है, E max माइनस E डिवाइड बाई E max माइनस E minimum। तो आपको E max पता है और E minimum पता है, आपको E नहीं पता है, लेकिन आपको डेंसिटी गिवन है नेचुरल सॉइल की। तो डेंसिटी से आप वेट बाय वॉल्यूम करके आप निकाल सकते हो। हमें पता है GS गामा W, गामा W की जगह आप हो जाएगा रो W 1 प्लस W डिवाइड बाई 1 प्लस E। यदि यहाँ पर गामा W होता तो ये आपका चेंज हो, ये जो डेंसिटी है आपके वो चेंज हो जाती। डेंसिटी है जो आपकी, ये यदि गामा है तो ये आपका ये हो जाता। अब क्योंकि डेंसिटी ऑफ सोइल सॉलिड है, डेंसिटी ऑफ सोइल है, तो ये आपका GS गामा W 1 प्लस W बाई 1 प्लस E होगा। तो आपको डेंसिटी गिवन है that is equals to 1800, we have given GS 2.7, we know the density of water that is 10⁻³ kilogram per meter cube, and we know water content that is 8% divided by 1 plus E. From here we can easily calculate E value, and now we have all the parameters of to find the relative density. तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इसके बाद मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ। तो आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ये ऐसे आपको रिलेटिव डेंसिटी के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। रिलेटिव डेंसिटी के क्वेश्चंस भी काफी पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स के अंदर। आपको मतलब 5 ईयर्स के अंदर 2 टाइम्स ये क्वेश्चन मिल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी का। 5 ईयर्स के अंदर 2 टाइम्स ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं आज का जो है मेन, दैट इज अवर एटरबर्ग्स लिमिट। एटरबर्ग्स लिमिट या फिर कंसिस्टेंसी लिमिट्स। एटरबर्ग लिमिट नेम से ही पता चल रहा है किसने दी है, एटरबर्ग ने। These limits are given by Atterberg, so that's why they are called as consistency limit. Basically इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने एक चार्ट दिया है। चार्ट में इन्होंने बताया है रिलेशन बिटवीन द वाटर कंटेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल। रिलेशन बिटवीन वाटर कंटेंट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल, वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल। इन्होंने इसके बीच का रिलेशंस दिया है, जिसकी हेल्प से इन्होंने कुछ लिमिट्स डिफाइन की हैं। उन लिमिट्स को ही बोलते हैं एटरबर्ग की लिमिट, एटरबर्ग्स लिमिट। तो इन्होंने जो चार्ट दिया है वो ये है, जो वाटर कंटेंट ऑन एक्स एक्सिस एंड वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सॉइल इन द ऑन द वाई एक्सिस, वॉल्यूम ऑफ सॉइल ऑन द वाई एक्सिस। सो इन्होंने जो चार्ट दिया है वो ये है, या आप डायग्राम बोल लो। बेसिकली ये चार्ट कैसे दिया गया है आप समझ सकते हो। जब आप वाटर कंटेंट डिक्रीज करोगे तो आपको पता है जो ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ सोइल है वो आपका डिक्रीज हो जाएगा।
ऑब्वियस बात है, क्योंकि वॉइड्स का साइज वॉइड्स कम हो जाएंगी। तो लेकिन एक पॉइंट के बाद आपको फर्दर वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। यही यदि आप वाटर कंटेंट डिक्रीज भी करते हो तो उस पॉइंट को बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट, जिसके क्वेश्चंस आपसे बहुत पूछे जाते हैं। डिनोट करते हैं W सबस्क्रिप्ट S, स्मॉल w सबस्क्रिप्ट S, इसको बोलते हैं WS। फिर एक पॉइंट मिलता है हमें इसी चार्ट के ऊपर, जिसे बोलते हैं हम प्लास्टिक लिमिट, WP से डिनोट करते हैं। एक पॉइंट मिलता है लिक्विड लिमिट, जिसे WL से डिनोट करते हैं। corresponding to plastic limit we can say volume of soil corresponding to volume is VP and similarly volume is VL। ये हमारे पास एटरबर्ग चार्ट मिल गया और इसी की हेल्प से उन्होंने कुछ क्लासिफिकेशन की है। तो वैसे कंसिस्टेंसी मैंने बताया जैसे आपको, इट रिप्रेजेंट्स फर्मनेस ऑफ सोइल। कंसिस्टेंसी से मतलब है फर्मनेस, इट रिप्रेजेंट्स फर्मनेस ऑफ सोइल, फर्मनेस ऑफ सोइल। कंसिस्टेंसी फर्मनेस ऑफ सोइल की बात करता है। और ये जो यूज किया जाता है एटरबर्ग चार्ट, इट शुड बी यूज्ड फॉर 425 माइक्रोन साइज, क्योंकि हमें पता है जो एटरबर्ग लिमिट्स है ये किसके अंडर किसकी इंडेक्स प्रॉपर्टीज है, फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स की। और फाइन ग्रेन्ड सॉइल्स का साइज लेस देन 75 माइक्रोन होता है, लेकिन परमिसिबल जो हम एक्सपेरिमेंटेशन वगैरह करते हैं तब वहां से पता चलता है कि ये साइज फॉर लेस देन 425 माइक्रोन के लिए वैलिड है। तो आपको ये कंडीशन है एटरबर्ग लिमिट्स की यूज करने के लिए। नाउ हम इसकी हेल्प से यदि इसको डिफाइन करें मैथमेटिकली, हम इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन कर सकते हैं। हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस लिख सकते हैं। यदि आपको कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कोई दे और फिर कुछ पॉइंट्स पूछे, लाइक आपको कोई पूछे प्लास्टिक लिमिट क्या है कोरस्पॉन्डिंग टू दैट पॉइंट, तो आप सीधा क्या यूज कर सकते हैं, आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिसमें आप स्लोप सेम दिखा सकते हैं 2 पॉइंट्स का। if the question asked is in the range of shrinkage limit and the liquid limit। जनरली कम पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, कन्वेंशनल में आपको मिल सकता है इसकी इक्वेशन दे दी गई हो और उसके हेल्प से आपको कुछ निकालने के लिए पूछा गया हो, जैसे श्रिंकेज लिमिट या फिर लिक्विड या प्लास्टिक लिमिट। तो ऐसा क्वेश्चन मिलने के कम चांसेस है वैसे। अब इन रीजन्स को भी क्लासिफाई किया गया है इसके अंदर। तो इस रीजन को बोलते हैं हम लिक्विड स्टेट। उन्होंने एटरबर्ग्स ने क्लासिफाई किया रीजन्स को, जिसे फॉर ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट द रीजन क्लासिफाइड एज लिक्विड लिमिट, below that we have plastic limit, this region is called as plastic state, plastic limit is WP, plastic state this is called as sub solid state, this is called as sub solid state, and this is called as solid state, this is called as solid state। We have liquid state, plastic state, सब सॉलिड स्टेट एंड दी सॉलिड स्टेट। ये उन्होंने हमें एटरबर्ग्स ने दिया था। तो हम अपना पहला पैरामीटर पढ़ेंगे अब, दैट इज लिक्विड लिमिट। फर्स्ट पैरामीटर इज लिक्विड लिमिट। लिक्विड लिमिट डिनोट करते हैं WL से। यदि इसको डिफाइन करना हो लिक्विड लिमिट को, तो हम बोल सकते हैं इट इज द बाउंड्री बिटवीन द liquid state and the plastic state। आप लिख लीजिए it is the boundary between the liquid state and the plastic state। तो यदि बात करेंगे लिक्विड लिमिट के ऊपर, how to calculate liquid limit, we have 2 methods how to calculate में। first method is Casagrande apparatus method। Casagrande apparatus method, कैसेग्रेंडे ने दिया था ये, उन्हीं के apparatus के हेल्प से हम लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। कैसेग्रेंडे apparatus मेथड, कैसेग्रेंडे apparatus मेथड। उन्होंने क्या यूज किया बेसिकली, उन्होंने एक, जैसे आपके पास ये स्टैंड है तो उन्होंने एक बाउल यूज किया। जैसे आप जिस घर में आप जिसमें सब्जी दाल चावल खाते हो या वेजिटेबल्स डाल के खाते हो, उन्होंने एक बाउल यूज किया। उस बाउल के अंदर उन्होंने
सॉइल सैंपल को फिल किया जिसकी लिक्विड लिमिट निकालनी है। उस सॉइल सैंपल की लिक्विड लिमिट निकालने के लिए उन्होंने उस सॉइल सैंपल के अंदर 2 mm का ग्रूव मतलब 2 mm का स्पेस सेपरेट किया बिटवीन द सॉइल। कंसीडर आपके पास ये आपका बाउल है, आप ऊपर से देख रहे हो उसको, तो इसके अंदर ये आपको सॉइल फिल्ड है, बाउल के अंदर ये सॉइल फिल्ड है जिसकी आप लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करना चाहते हो। तो उन्होंने बीच में से एक एपरेटस की हेल्प से 2 mm का स्पेस जनरेट किया। ये स्पेस बना 2 mm ग्रूव, इसे बोलते हैं 2 mm ग्रूव। तो उन्होंने क्या किया, इसको स्पेस को सॉइल को 2 mm का ग्रूव जनरेट किया। फिर उन्होंने क्या किया, उस बाउल को नंबर ऑफ, जैसे यदि मैं आपको ऐसे दिखाऊं, यदि ये हमारा बाउल है, ये हमारा बाउल है और यहाँ पे एक पैड होता है आपके पास, जैसे एपरेटस है ये आपके पास हैंडल होते हैं, यहाँ पे ये पैड है, रबर पैड बोलते हैं इसे, रबर पैड ये आपके पास हैंडल होते हैं। उन्होंने उस सॉइल सैंपल को रोटेट करवाया, इस हैंडल की हेल्प से रोटेशन दी, जिससे उन्होंने मेजर किया कि ये नंबर ऑफ रोटेशंस, he counted the number of rotation to know when did this 2 mm groove closes। जब ये 2 mm का groove close हो जाएगा, corresponding to that we have certain number of repetition n repetition corresponding to when our 2 mm groove closes, 2 mm groove closes। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक n की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी वहां से। उसी n की वैल्यू की हेल्प से हम क्या निकालना चाहेंगे, लिक्विड लिमिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे आपने मान लिया आपके पास n की वैल्यू आई 30, कंसीडर किया हमने n की वैल्यू आपके पास आई 30, लेकिन यूजुअली जो स्टैंडर्ड है, जो कैसे ग्रैंडे ने दिया है, उन्होंने बोला है corresponding to 25 number of blows we have to find out the corresponding to 25 number of blows that water content, exactly that water content which closes 2 mm of groove in 25 number of blows, that is called as liquid limit। क्या बोला मैंने आपको अभी, the water content at which 2 mm groove closes by 25 number of blows gives us water content of the soil। This will gives us liquid limit of the soil, which is actually also the water content, this will give us the liquid limit of the soil। तो आपके पास हमने माना था 30 आपके पास नंबर ऑफ ब्लोज है, जिसके करस्पॉन्डिंग mm ग्रूव क्लोज हो गया है 2 mm का ग्रूव। तो अब आप दोबारा एक्सपेरिमेंट करोगे, इसका मॉइस्चर कंटेंट चेंज करोगे सॉइल का, आप फर्दर वाटर रिमूव कर लो या ऐड कर लो, क्योंकि आपके नंबर ऑफ ब्लोज ज्यादा हैं तो आपको वाटर क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, ताकि कम ब्लोज में आपको जल्दी वो मीट कर जाए। उसकी हेल्प से हम चार्ट ड्रॉ करते हैं बिटवीन n and water content, और दिस इज अवर वाटर कंटेंट। बिटवीन n and वाटर कंटेंट के बीच में हम चार्ट ड्रॉ करते हैं, बिटवीन n and वाटर कंटेंट। अब इस चार्ट की हेल्प से ये चार्ट कुछ आपको ऐसा मिलेगा, ये मैं इरेज कर रहा हूं, ये चार्ट आपको कुछ ऐसा मिलेगा, समथिंग लाइक दिस। आपको x एक्सिस पे n वैल्यू और y एक्सिस पे वाटर कंटेंट। अब आपको ये जो चार्ट है ये लोगैरिथमिक चार्ट होता है, आपका लोगैरिथमिक चार्ट होता है।
मतलब क्या हुआ इस बात का, आपके पास जैसे n की वैल्यू आई है, n की वैल्यू थी हमारे पास जैसे 30, n की वैल्यू थी हमारे पास 30, तो आपको चार्ट पे प्लॉट करना पड़ेगा log 30 ऑन बेस 10। आप यहाँ पर जो प्लॉट करोगे log ऑन द बेस 10 30 प्लॉट करोगे। सिमिलरली यदि दूसरे केस में आपके पास 20 नंबर ऑफ ब्लोज हैं तो आप प्लॉट करोगे log ऑन द बेस 10 20। जबकि आपके पास वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे, आपको एक बार जब ब्लोज पता चल जाएंगे यहाँ से तो वाटर कंटेंट आप सिंपली ओवन ड्राइंग मेथड से आप निकाल लोगे। तो आप corresponding to each value we can easily calculate the water content. Now to calculate the liquid limit, we know that the 25 number of blows are required to calculate the liquid limit. So log यहाँ पर हम क्या आएगा, log base 10 ये आएगा हमारे पास log on the base 10 25। इसके corresponding जो वैल्यू आएगी that will gives us liquid limit, वो हमें liquid limit दे देगी। So this is our first method to calculate the liquid limit using Casagrande apparatus. So this is the first method. This is our first method. यदि इस ग्राफ की फर्दर बात करें हम, यदि इसको मैं इरेज कर दूं, इस ग्राफ की जो स्लोप है n वर्सेस w ग्राफ की, इसकी स्लोप को बोलते हैं फ्लो इंडेक्स। स्लोप ऑफ द लाइन ऑफ दिस ग्राफ मतलब क्या हुआ, स्लोप ऑफ log n versus w gives us flow index. It will gives us flow index। और स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप होगा हमारे पास w2 minus w1 डिवाइड बाई log on the base 10 n2 by n1। We know that this will be our w2 क्या होगा, जैसे यदि ये हमारा w2 है और ये w1 है तो w2 की करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो होगी n2 की, और w1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी n1 की। तो आपको ये जो टर्म मिलेगी ये नेगेटिव टर्म मिलेगी आपको, दिस विल गिव अस नेगेटिव टर्म। तो आपको नेगेटिव टर्म मिलेगी, तो इसको नेगेटिव को रिमूव करने के लिए हम इसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं इस तरीके से, हम इसको रिवर्सली लिख लेते हैं n1 by n2, इसको n1 by n2 लिख देते हैं ताकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू फ्लो इंडेक्स की ऑब्टेन ना हो। ऑब्वियसली स्लोप गिर रहा है, ये क्या है, फ्लो इंडेक्स स्लोप ऑफ लाइन है ना, तो ये जब स्लोप जैसे आप मूव करते जा रहे हो फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरता जा रहा है तो उसके हमें पता ही है इसकी नेगेटिव स्लोप है, लेकिन इसको हम पॉजिटिव शो करते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी लिखते हैं, तो ये आपका फ्लो इंडेक्स होता है। एक हमने पढ़ा है जैसे अभी corresponding to 25 number of flows we find out the liquid limit। यदि हमने देखा था वहां पर हमारे पास क्या था, रबर पैड था ना, हमारे पास रबर पैड था। यदि ये आपको मैं दोबारा बना के दिखाऊं, ये रबर पैड था हमारे पास। यदि एक स्टैंडर्ड रबर पैड होता है कैसाग्रांडे apparatus के अंदर, ये स्टैंडर्ड रबर पैड होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एक बार, यदि यहाँ पर हार्ड पैड यूज करें और अब इस सॉइल सैंपल के अंदर आप 25 नंबर ऑफ ब्लोज दो तो आप उसको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करोगे। मतलब क्या होगा इस बात का, यदि ये सॉफ्ट होता तो जो ब्लोज देते आप वो 2 mm का ग्रुप लेट फिल होता। आप जैसे मैं यदि यहाँ पे इस चार्ट के हेल्प से बताऊं तो जब आप 25 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे जब सॉफ्ट होने के बाद, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये हार्ड पैड यूज किया एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड वन, तो आपने दिए 25 नंबर ऑफ ब्लोज, पर उस टाइम हमें रिक्वायरमेंट थी खाली 20 नंबर ऑफ ब्लोज की। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। यदि सॉफ्ट की जगह, यदि स्टैंडर्ड पैड की जगह हम हार्ड पैड यूज करते हैं और तब भी आप 25 नंबर ऑफ ब्लोज देते हो, तो आपको वाटर कंटेंट की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको कम मिलेगी। क्यों कम मिलेगी, क्योंकि आपने जो एनर्जी दे दी है उसको, जो नंबर ऑफ ब्लोज दिए हैं
वो आपने ज़्यादा दे दिए हैं, 25 नंबर ऑफ फ्लोज की जरूरत नहीं थी। तब हम यदि हार्ड पैड यूज कर रहे हैं यहाँ पे, इन केस ऑफ हार्ड पैड, लेट मी राइट हियर, in case of hard pad, in case of hard pad we can have lesser number of blows, we can have lesser number of blows than 25 blows than 25 हमें लेसर नंबर ऑफ ब्लोज से हमारा काम हो जाता। एग्जाम्पल लेते हैं 20, यदि 20 पे काम हो जाता तो आपने दिए हैं 25 देने से क्या हुआ, आपके पास जो वाटर कंटेंट मिलेगा वो ये मिलेगा, आपको वाटर कंटेंट जो रिपोर्ट करोगे वो ये रिपोर्ट करोगे, लेकिन एक्चुअली था 20, तो आपको वाटर कंटेंट जो रिपोर्ट करना था वो करना चाहिए था ये वाला, तो आपने क्या किया, वैल्यू को अंडर एस्टिमेट कर दिया। ड्यू टू हार्ड पेन आपने यूज किया है, तो यू अंडर एस्टिमेट द वैल्यू, you underestimate the liquid limit of soil, आपने liquid limit of soil को अंडर एस्टिमेट किया है क्योंकि आपने हार्ड पैड यूज किया है, आपको 25 ब्लोज से 20 ब्लोज की ही रिक्वायरमेंट थी वहां पे। तो ये हमने देख लिया फ्लो इंडेक्स क्या होता है, एक पैरामीटर फ्लो इंडेक्स भी देख लिया। ये क्वेश्चन था जो मैंने अभी बताया आपको, ये जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में, तो ये आप जरूर नोट कर लेना, तो ये था हमारे पास फ्लो इंडेक्स से हम फर्दर बता सकते हैं, यदि आपकी जैसे ये जो स्लोप है, ये हमारे पास स्लोप बिटवीन एंड वाटर कंटेंट, आप इसकी स्लोप से आप जनरली आइडियलाइज कर सकते हो कि स्ट्रेंथ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा फ्लो इंडेक्स की। जैसे कि एक स्लोप आपके पास ये है, IF1 बोल देता हूं मैं इसको, और एक ये है, ये IF2 है, तो आपको पता है स्लोप ऑफ IF2 इज ग्रेटर देन IF1, IF2 इज ग्रेटर देन IF1। ये देखो स्लोप IF2 कैसे बढ़ा है, ये ऐसे बढ़ा है। यदि आप y बाई x इंटरसेप्ट देखोगे तो IF2 इज ग्रेटर देन IF1। तो इस केस में जो स्ट्रेंथ जो लूज करेगी, स्ट्रेंथ ऑफ 2 लूज फास्टर, ये स्ट्रेंथ ज्यादा जल्दी लूज करेगा एज कंपेयर टू 1 फास्टर देन 1। जो सोयल में यदि आप पानी ऐड करते चले जाओगे तो उस केस में जो स्ट्रेंथ जो आप देखोगे वो 2 में जल्दी लूज कर जाएगी as compared to the first case because first has mild slope। आप पानी डालोगे भी तो भी स्ट्रेंथ इतनी लूज नहीं करेगी। तो इस केस के लिए हम फ्लो इंडेक्स के हेल्प से आप कुछ कंक्लूजन डिराइव कर सकते हो। तो एक बात हम यहाँ पर ये भी बता सकते हैं फ्लो इंडेक्स की हेल्प से। अब बात करते हैं सेकंड मेथड जिससे हम लिक्विड लिमिट निकालते हैं, दैट इज कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। सेकंड मेथड क्या है, कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। मैं आपको एक पैरामीटर और बता देता हूं यहाँ पर, दैट इज, चलो मैं बाद में बात करते हैं, टफनेस इंडेक्स की बात कर रहा था मैं, वो बाद में ही बताता हूँ आपको, वो भी इसी से लिंक है आपका, इस डायग्राम से। हम बाद में बात करेंगे उसकी, क्योंकि आपको अभी प्लास्टिक लिमिट पता नहीं है, तो बाद में बात करेंगे। सेकंड मेथड हमारे पास जिसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं, दैट इज कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। कोन पेनिट्रोमीटर मेथड पूछा नहीं जाता है, पता हो तो ठीक है बस। जैसे आप कौन लेके आओगे सोयल सैंपल, कौन लेके आओगे आप अपना, ये हमारे पास सोयल सैंपल होगा जिसकी आप लिक्विड लिमिट निकालना चाहते हो, आप कौन लेके आए, अपना कौन आपने इसके ऊपर जस्ट टच कर दिया है। अब आपने देखा जैसे ही आपने उसको छोड़ दिया तो उसमें जब आपको 25 mm का पेनिट्रेशन मिल जाएगा जब सॉइल के अंदर, उसके कोरोस्पॉन्डिंग जो वाटर कंटेंट होगा वो होगा आपका लिक्विड लिमिट।
द वाटर कंटेंट corresponding to 25 mm penetration gives us the value of liquid limit। तो ये हमें लिक्विड लिमिट की वैल्यू दे देगा। तो ये था हमारा सेकंड मेथड, कोन पेनिट्रोमीटर मेथड। इसमें आपको बस ये याद रखना है 25 mm पेनिट्रेशन आपका सॉइल के अंदर होना चाहिए टू कैलकुलेट द लिक्विड लिमिट। अब बात करते हैं हम अपना सेकंड पैरामीटर की, दैट इज प्लास्टिक लिमिट। प्लास्टिक लिमिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो प्लास्टिक लिमिट है ये क्या बताता है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, लिक्विड लिमिट से क्या डिफरेंट है? प्लास्टिक लिमिट है, जैसे आप कोई सॉइल सैंपल लेके आओ फील्ड से, आप सैंडी या क्ले सैंपल लेके आए, तब आप उसको जब अपने हैंड में रब करोगे तो आपको मॉइस्ट, यदि सॉइल सैंपल है तो मॉइस्ट लगेगा और आपको थ्रेड भी बनते नजर आएंगे। यदि आप क्ले सैंपल लेके आओगे तो आपको थ्रेड बनते नजर आएंगे, थ्रेड ऑफ सॉइल सैंपल, आपको थ्रेड ऑफ सॉइल सैंपल बन जाएंगे आपके हैंड्स में। When the thread of soil sample having size, diameter, जो डायमीटर है, जो आप जो सॉइल का सैंपल का थ्रेड का, यदि वो 3 mm के एट डायमीटर इक्वल्स टू 3 mm, when the soil starts to crumble, मतलब कि आपकी सॉइल क्या होगा, क्रम्बल कर जाएगी, आपकी सॉइल बिखर जाएगी और आपका वो थ्रेड टूट जाएगा। उसी के हेल्प से हम प्लास्टिक लिमिट डिफाइन करते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं एक बार। प्लास्टिक लिमिट की एग्जैक्ट डेफिनेशन, वाटर कंटेंट, यहीं पर लिख लेते हैं, इट इज द वाटर कंटेंट एट विच थ्रेड of 3 mm diameter starts to crumble. That water content gives us plastic limit. इसको बोलते हैं थ्रेड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, थ्रेड टेस्ट। इसमें यदि बात करें हम तो वी कैन से, ये जो गैप है आपका लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का, ये गैप है आपका पानी जब तक, जैसे आप यदि बात करो सॉइल की, इन केस ऑफ ग्रेवल, एग्जांपल लेते हैं, ग्रेवल और सैंड में डिफरेंस जो होगा, ये लिक्विड लिमिट का और प्लास्टिक लिमिट का, डिफरेंस ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 होगा हमारे पास, क्योंकि जो सॉइल है उस सॉइल के अंदर वो, मतलब आपको पानी नहीं रखती वो सॉइल, ग्रेवल और सैंड पानी नहीं रखती, जबकि क्ले क्यों रख पाती है? क्ले हैज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल एंड वाटर हैज अ डाइपोल। यदि मैं आपको ऐसे क्ले पार्टिकल्स दिखा दूं नेगेटिवली चार्ज्ड, और वाटर यदि मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको पॉजिटिवली चार्ज, तो ये इंटरेक्शंस इस्टेब्लिश करते हैं एक दूसरे के साथ, अट्रैक्शंस आते हैं, अट्रैक्शंस के कारण आपको जो है वाटर की जो डिफरेंस मिलेगा आपको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का, वो आपको ज्यादा मिलेगा इन केस ऑफ क्लेज। उसी चीज को डिफाइन करने के लिए, डिफरेंस को लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के लिए हम डिफाइन करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स, आईपी, इसको बोलते हैं आईपी यदि ज्यादा है तो आपको क्ले के केस में मिलेगा, और आईपी यदि आपका 0 है तो वो आपको ग्रेवल के केस में मिलेगा। तो आईपी बोलते हैं इसे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, वो यहीं से ही डिफाइन होता है, आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी यहीं से डिफाइन होता है।
यदि आप इन दोनों का मिक्सचर लो, यदि आप इन दोनों का मिक्सचर लो, सैंड्स प्लस क्ले, तो आपका जो डिफरेंस आएगा लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट में, तो आपकी ये एक्चुअली लिक्विड लिमिट को भी डिक्रीज कर देगा और प्लास्टिक लिमिट को भी डिक्रीज कर देगा। सैंड जो आपने ऐड किया है क्ले के अंदर, यदि आपकी लिक्विड लिमिट ज़्यादा आ रही थी, प्लास्टिक लिमिट ज़्यादा आ रही थी, ऑन एडिशन ऑफ सैंड ये दोनों वैल्यूज को डिक्रीज कर देगा ऑब्वियस रीजन से, क्योंकि सैंड का पानी के साथ कोई अट्रैक्शन नहीं होता, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। तो आप सिंपली ये बात समझ सकते हैं। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स के ही बारे में बात कर लेते हैं। आईपी जो मैंने बताया अभी, सेकंड थर्ड 2.1 करके आप हेडिंग डाल लीजिए, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है आपका? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। तो ये आपका बताता है कि कितनी सॉइल कितनी एक्सपेंड कर सकती है यदि लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट, यदि आप वाटर ऐड करते चले जाओ, तो उस चीज के बारे में ये हमें बताता है। तो यदि आपका आईपी 0 है, यदि आईपी की वैल्यू 0 है, आईपी की वैल्यू, प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है। तो क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती है आप देख सकते हो यहाँ से। तो 0 वैल्यू है तो इसको बोल सकते हैं नॉन प्लास्टिक सॉइल्स। इफ इट हैज वैल्यू इक्वल्स टू 0 देन इट इज कॉल्ड एज नॉन प्लास्टिक सॉइल। If IP value lies between 0 to 7, IP वैल्यू यदि आपकी 0 to 7 के बीच में लाई करती है, तो इसको बोलते हैं लो प्लास्टिसिटी सॉइल, इसको बोलते हैं लो प्लास्टिसिटी सॉइल, लो प्लास्टिसिटी सॉइल। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। IP यदि आपका 7 to 17 के बीच में है तो इसे बोलते हैं मीडियम प्लास्टिसिटी सॉइल, मीडियम प्लास्टिसिटी सॉइल। और यदि आपका आईपी ग्रेटर देन 17 है तो ये होता है आपका हाई प्लास्टिसिटी सॉइल, ये होता है आपका हाई प्लास्टिसिटी सॉइल। जो क्ले है आपकी, उसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑलमोस्ट 15 to 100 के बीच में होता है, 15 to 100 के बीच में, तो आपकी हाई प्लास्टिसिटी सॉइल के अंदर आती है। तो ये था हमारा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। और यदि बात करें प्लास्टिसिटी इंडेक्स या फिर लिक्विड लिमिट या प्लास्टिक लिमिट, बात करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स। यदि बात करें, यदि मैं बात करूं आईपी की, यदि मैं बात करूं आईपी की, आईपी जो है आपका वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन टू मेन थिंग। जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिपेंड करता है, हमने देख भी लिया वैसे, ये डिपेंड करता है चार्ज ऑन दी सॉइल या फिर चार्ज ऑन दी सॉइल। प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका डिपेंड करता है चार्ज ऑन दी कैटायन, बोलिए आप इसको, चार्ज ऑन दी कैटायन। हम देखेंगे इसका एग्जांपल क्या है। और स्पेसिफिक सरफेस एरिया, इट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सरफेस एरिया, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इन दो पैरामीटर्स के ऊपर आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिपेंड करता है। हमें पता है क्ले का जो स्पेसिफिक सरफेस एरिया है दैट इज ग्रेटर देन सैंड, क्ले हैज हाई स्पेसिफिक एरिया देन सैंड, सो आईपी उसका क्ले का ज्यादा मिलता है इसी कारण से। सिमिलरली चार्ज भी क्ले के पास होता है तो उसके लिए आईपी मिलता है। यदि हम बात करें अब सोडियम क्ले की और बात करें कैल्शियम क्ले की, अब क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर किसका प्लास्टिसिटी इंडेक्स ज्यादा होता है, सोडियम क्ले का या फिर कैल्शियम क्ले का। वहां पर 2-3 ऑप्शन और अवेलेबल थे, वो मुझे याद नहीं है, लेकिन मेन 2 ऑप्शन जो है वो यहाँ पर है, सोडियम क्ले और कैल्शियम क्ले। यदि मैं इसको दोबारा से दिखाऊं, यदि हमारा ये क्ले है, यदि ये वाटर है हमारे पास, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये हमारे पास सोडियम आयन है यहाँ पर, पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर ये कैसे टर्न हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और सिमिलरली ऐसे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पर कैल्शियम का दिखाएं तो ये हमारे पास नेगेटिव सभी क्ले पार्टिकल्स, एंड हेयर वी हैव वाटर पॉजिटिव नेगेटिव, बट हेयर वी हैव कैल्शियम विच इज 2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव और ये आपको अगेन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एंड सिमिलरली।
यदि आप इसके एक आयन को देखो और इसके एक आयन को देखो तो ये आपका दो आयन्स को न्यूट्रलाइज करता है एक टाइम में, आपके दो आयन्स को न्यूट्रलाइज करता है, जबकि ये एक आयन को न्यूट्रलाइज करता है। तो ये आपका पानी की तरफ अट्रैक्शन ज्यादा बना के रखेगा। ये तीन आपको मैंने दिखाए हैं इधर, क्योंकि ये ज्यादा अट्रैक्शन बना के रखेगा और ये कम अट्रैक्शन बना के रखेगा। तो सोडियम क्ले, Ip ऑफ सोडियम क्ले इज मोर देन Ip ऑफ कैल्शियम क्ले, Ip ऑफ कैल्शियम क्ले। कुछ और प्रॉपर्टी भी होती है जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स की, जैसे कुछ और प्रॉपर्टीज हमारी क्या है, यदि मैं इसको इरेज कर दूं, जैसे इन केस ऑफ इफ सॉइल हैज हाई लिक्विड लिमिट, सॉइल के पास यदि लिक्विड लिमिट ज्यादा है और प्लास्टिक लिमिट ज्यादा है तो उसको बोलते हैं हम फैट क्ले, उसको बोलते हैं हम फैट क्ले। इसका मतलब क्या है, इसकी कंप्रेसिबिलिटी भी आपको ज्यादा मिलेगी, कंप्रेसिबिलिटी भी आपको ज्यादा मिलेगी। यदि क्ले, इफ वी ऐड क्ले विद कैरोसिन, जब हमने फेज डायग्राम पढ़ा था, जब उसके इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ी थी, तब भी बताया था मैंने, यदि आप फाइन ग्रेन सॉइल के साथ कैरोसिन यूज करते हो तो वो बॉन्डिंग नहीं बनाता है, अनलाइक वाटर आपका बॉन्डिंग बनाता है क्ले के साथ बिकॉज ऑफ इट्स पोलराइजिंग नेचर, लेकिन आपका कैरोसिन नॉन पोलराइजिंग नेचर का होता है, जिसके कारण वो वाटर के साथ, क्ले के साथ बॉन्डिंग आपकी नहीं बनाता। तो ये आपकी प्लास्टिसिटी भी शो नहीं करेगा, आपकी यहाँ पे प्लास्टिसिटी शो नहीं करेगा यदि ये कैरोसिन के साथ यूज होता है। तो ये थी हमारी कुछ प्लास्टिक लिमिट की कंडीशंस। अब बात करते हैं एक इंडेक्स की। हमने लास्ट टाइम देखा था फ्लो इंडेक्स, जो था स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन n log n versus water content and log n. This is the flow index. Now we are going to see the toughness index. Toughness index क्या होता है? Toughness index is the ratio of, if it is noted by IT, toughness index is noted by IT, it is the ratio of IP divided by IF. It is the ratio of plastic index divided by flow index. Now we know that the plastic index is given by liquid limit minus plastic limit, and the flow index is the slope of log n versus W curve. If I write IF equals to W1 minus W2 divided by log n2 divided by n1, then the ratio will be, if I convert this into like this, WL minus WP divided by log n times of P divided by n times of L, then this will be also be correct, because we are changing just the point from W1 to WL and W2 to WP. Similarly, we will get corresponding n values. Now we insert, if this flow index here, we will get, it will be equals to log times np times divided by nl, log np divided by nl, where n are the number of blows, where n are the number of blows corresponding to plastic limit. These are number of blows corresponding to plastic limit, and nl is given by number of blows corresponding to liquid limit. So we have this equation here. Now we know that I already told you the value of n is proportional to the shear strength of the soil. It is proportional to the shear strength of the soil. Now if we want to estimate here the shear strength of the soil, then this formula will become, if we want to write now IT equals to, this formula will become log times of shear strength of soil at
shear strength of soil at plastic limit to the shear strength of soil at liquid limit तो ये भी आपका एक टफनेस इंडेक्स होगा। हमें पता है जो शेयर स्ट्रेंथ होती है लिक्विड लिमिट की वो बहुत ही कम वैल्यू होती है, बहुत ही कम वैल्यू होती है। ये अराउंड आपकी 1.7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, विच इज नेग्लिजिबल। यदि आपको कोई विच इज नेग्लिजिबल यदि आपको कोई बोले, यदि आपको कोई स्टेटमेंट दे shear strength of the soil at liquid limit is negligible, then this is the true statement। ये बहुत ही कम वैल्यू होती है, जबकि आपके पास प्लास्टिक लिमिट के ऊपर shear strength अराउंड 1700 के अराउंड होती है, 1700 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, which means it is almost 100 times more than the liquid limit, sorry 1000 times more than the liquid limit। Now if we put this value here, we will get IT will be equals to log 1700 divided by 1.7, this will gives us 3। that means the soil at the plastic limit is 3 times tougher than the soil at the liquid limit, although it is 1000 times strength it is 1000 times more strength, but the toughness index is given by 3, although its value varies from 0 to 3। टफनेस इंडेक्स की वैल्यू वेरी करती है 0 से 3 के बीच में। इफ वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 1 के बीच में वैल्यू है तो बोलते हैं सोयल इज फ्राइएबल। सोयल इज फ्राइएबल मतलब क्या हुआ बात का, सोयल आपकी ड्राई है, सोयल फ्राई है, सोयल बहुत ड्राई है। जैसे फ्राई करना बोलते हैं ना, दाल फ्राई जिसे कहते हो आप, तो उसी से रिलेटेड आप सोयल इज फ्राइएबल, ये वही चीज है। तो और 1 to 3 में सोयल के पास आपकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है, कुछ सोयल के पास आपकी कुछ स्ट्रेंथ है, तो इसको बोलते हैं सोयल इज क्लेई। सोयल इज क्लेई क्यों क्लेई, क्योंकि आपके पास जो है प्लास्टिक लिमिट की स्ट्रेंथ है, शेयर स्ट्रेंथ होती है आपके पास प्लास्टिक लिमिट में, आपके पास हायर टफनेस इंडेक्स वैल्यू शो करता है दैट द सोयल हैज मोर क्लेई इन नेचर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग 1 to 3 सोयल इज क्लेई। तो ये दोनों बात आपको याद रखनी है। तो ये था हमारा टफनेस इंडेक्स, कुछ इसके पॉइंट्स थे, यही जनरली पूछे जाते हैं पेपर में। हमने देखे हैं अभी तक, हमने कौन कौन से इंडेक्स देख लिए, हमने देखा है टफनेस इंडेक्स, देन वी हैव सीन फ्लो इंडेक्स, वी हैव सीन प्लास्टिसिटी इंडेक्स। तो ये इंडेक्सेस इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। हम 2 इंडेक्स और देखेंगे, कंसिस्टेंसी इंडेक्स एंड लिक्विडिटी इंडेक्स, तो वो भी हम याद रखने हैं आपको। अभी बात करते हैं श्रिंकेज लिमिट की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के डिस्कशन का, क्योंकि श्रिंकेज लिमिट से ही एक क्वेश्चन तो आपका परमानेंट है, वहां से श्रिंकेज लिमिट से आपका एक क्वेश्चन तो परमानेंट है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको 2000 आई थिंक 15 या 16 में या 13 में शायद 2 टाइम्स क्वेश्चन आया हुआ था श्रिंकेज लिमिट से। हेडिंग डालते हैं श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, दैट इज अवर थर्ड हेडिंग। श्रिंकेज लिमिट डिनोट करते हैं W सबस्क्रिप्ट S से, W सबस्क्रिप्ट S से। इसको समझेंगे हम, श्रिंकेज लिमिट क्या होती है। हमने जैसे एटरबर्ग चार्ट देखा था, एटरबर्ग डायग्राम देखा था, जो उसमें हमने बताया था दिस इज अवर श्रिंकेज लिमिट, दिस वाज अवर प्लास्टिक लिमिट एंड दिस वाज अवर लिक्विड लिमिट। तो दिस इज अवर सॉलिड स्टेट एंड दिस इज सेमी सॉलिड स्टेट, this was our plastic state and then we have liquid state. Basically shrinkage limit is a boundary condition moving from semi solid state to solid state। हम ऐसे मूव करते हैं क्योंकि हम वाटर कंटेंट डिक्रीज कर रहे हैं,
तो आप ये नहीं बोलोगे इट इज अ बाउंड्री कंडीशन बिटवीन सॉलिड स्टेट एंड सेमी सॉलिड स्टेट, हम ये बोलेंगे इट इज द बाउंड्री कंडीशन मूविंग फ्रॉम सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट। तो ये आपकी, यदि आपको डिफाइन करना हो श्रिंकेज लिमिट क्या होती है तो ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसी पार्ट को हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम। विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम वो क्या है, हमें पता है ये होगा हमारा सॉलिड और ये होगा वाटर। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए पहले, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन है इट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट, minimum water content, it is the minimum water content at which soil is completely saturated, at which soil is completely saturated, or you can say soil is just saturated। इसमें दोनों ही बात बोल रहा हूं मैं, कंप्लीटली और जस्ट। क्यों बोल रहा हूं, जब हम इस स्टेज से जस्ट यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो ये एक ऐसा ट्रांजिशन है जहां पे आपको वो मिनिमम वाटर कंटेंट है जब सोयल पूरी तरीके से आपकी वाटर में, यदि बोले जाए वाटर में बोला जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एयर भी बोल सकते हैं व्हेन सोयल इज कंप्लीटली फिल्ड विद एयर। ऐसा क्यों, आपको जो सॉलिड्स हैं, जो ये सॉलिड्स हैं, इससे ये लेट दिस इज अवर वॉल्यूम वी। नाउ फर्दर वी कैन नॉट डिक्रीज, यदि इसको हम रिड्यूस भी करना चाहे इस वॉल्यूम को यदि हम रिड्यूस भी करना चाहे लेस देन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वी कैन नॉट रिड्यूस। ये मिनिमम वॉइड्स हैं जिसमें आप या तो वाटर को कंसीडर कर लो या फिर आप एयर को कंसीडर कर लो। एयर आप इस तरफ कर सकते हो, वाटर आप इस तरफ कर सकते हो। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप जस्ट भी बोल सकते हो, जस्ट कंप्लीटली सैचुरेटेड विद वाटर, और ये भी बोल सकते हो कंप्लीटली सैचुरेटेड। जस्ट और कंप्लीटली दोनों यूज कर सकते हो। तो इसको समझने के लिए हम अभी वाटर मानते हैं, हम इस साइड मानते हैं अपने आप को फॉर द टाइम बीइंग। हम क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर, आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग वहां से भी हो जाएगी। अभी के लिए आप ये समझो, ये है हमारे पास वाटर, सॉलिड एंड वाटर। ये माना हमने कहीं इस पॉइंट के ऊपर, मतलब कि आप मान लो बीच में बिटवीन द श्रिंकेज लिमिट एंड द प्लास्टिक लिमिट। नाउ वी रिड्यूस द वाटर कंटेंट। हमने वाटर कंटेंट को रिड्यूस किया मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो आपका क्या होगा, वाटर का वेट आपका कम हो जाएगा, यहाँ पे आपका वाटर का वेट कम हो जाएगा। तो आपका इनिशियली वॉल्यूम V1 था, यदि आफ्टर वॉल्यूम V2 है, और ये यदि मैं इसको बोलूं W1 और इसको बोलूं WS, क्योंकि ये तो वेट ऑफ सॉलिड है, या इसको भी बोल लूं WS क्योंकि ये तो सेम ही रहेगा आपका, ये तो सेम ही रहेगा। तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं श्रिंकेज लिमिट को फॉर्मूले वाइज? आप ऐसे समझो, श्रिंकेज लिमिट एक तरीके से वाटर कंटेंट ही है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। लेकिन अब हमें श्रिंकेज लिमिट निकालना है, तो हमें निकालना है कि वेट ऑफ वाटर, वो पानी जो श्रिंक हो गया है, मतलब आप जैसे आप यहां से यहां मूव कर रहे थे जब, तो पानी कुछ कम हुआ है, तो वो पानी का वेट, उस पानी का वेट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। अब उस पानी के वेट के लिए जो आपका कम हुआ है वो कैसे निकाल लेंगे हम? तो ये देखो, ये हमारे पास टोटल वेट है W1 माइनस W सॉलिड। हमने टोटल में से ये पार्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया, अभी बचा ये पार्ट, एंड अब फर्दर हमने जो रिड्यूस कर दिया ये कर दिया है। तो यदि आप V1 माइनस V2 करोगे, वो क्या आएगा हमारे पास? V1 माइनस V2 की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी ये, दिस इज अवर V1 माइनस V2, दिस इज अवर V1 माइनस V2। इफ वी मूव टू द राइट साइड, तो राइट साइड मूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको यूनिट वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि डेंसिटी होता है आपका वेट अपॉन वॉल्यूम। तो ये हो जाएगा आपका V1 माइनस V2 इंटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। वाटर क्यों? क्योंकि आप वाटर ही कम हुआ है, सॉलिड का कंटेंट आपका पहले भी सेम था, बाद में भी सेम है।
आपका पहले भी सेम था, बाद में भी सेम है, तो ये आपने ये रिड्यूस किया है, तो ये इतना वेट आपने लॉस कर दिया है। तो आप क्या लिखोगे अब इसमें से, माइनस V1 माइनस V2 टाइम्स गामा डब्ल्यू, माइनस V1 माइनस V2 डिवाइड बाई इंटू गामा डब्ल्यू। तो ये क्या आ गया आपके पास, आपके पास ये आ गया। आपने क्या सब्ट्रैक्ट किया टोटल में से, पहले आपने सब्ट्रैक्ट किया वेट ऑफ सॉलिड, फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया ये, तो आपके पास ऑलमोस्ट क्या आ गया, वेट ऑफ वाटर, जो मैंने आपको बोला भी था, तो डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, श्रिंकेज लिमिट। ये फॉर्मूला जो है ये श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला है। और हमने एक क्वेश्चन देखा था इनिशियली जब शुरू क्लास की थी मैंने, उसमें बताया था आपके पास एक सॉलिड है, एक सैंपल है जिसका वेट हमें गिवन था, हमें वॉल्यूम गिवन था, हमें वॉल्यूम भी गिवन था, हमने फिर उसको ड्राई किया था, ड्राई किया था, तो वो कंडीशन लेके आए थे हम। ड्राई करने के बाद हमें उसका वेट भी पता था और वॉल्यूम भी पता था, हमें उसका वेट भी पता था ड्राई करने के बाद टोटल, और टोटल वॉल्यूम भी पता था। उसमें आपको बस ये फॉर्मूला इंसर्ट करना है, आपको उसमें क्वेश्चन में ये फॉर्मूला इंसर्ट करना है, बाकी वो बहुत इजी क्वेश्चन था। अभी कुछ और क्वेश्चन देखेंगे हम, वो थोड़े अच्छे क्वेश्चन है, तो वो इसको कवर भी कर लेंगे, वो इस क्वेश्चन को भी कवर कर लेंगे। तो ये था हमारा श्रिंकेज लिमिट का फॉर्मूला। अब श्रिंकेज लिमिट से हम स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी विद द हेल्प ऑफ श्रिंकेज लिमिट। आप दूसरी हेडिंग डालिए, आप दूसरी हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी फ्रॉम श्रिंकेज लिमिट। आपको ये क्वेश्चन काफी फेमस है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का, करेंगे भी हम, कैसे निकालते हैं। जैसे आपको पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है आपका यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द वेट ऑफ वाटर। इसको फर्दर सोल्व करोगे तो अगेन वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। अब इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, इसको फर्दर हम रिड्यूस करें तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना आपको, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, ये है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये है आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आपको यदि वेट ऑफ सॉलिड पता है, आपको यदि वेट ऑफ सॉलिड पता है, तो आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकालोगे, वेट ऑफ सॉलिड डेंसिटी इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम अगेन GS टाइम गामा W, बट वी हैव टू यूज दिस डायग्राम। तो उसकी हेल्प से हम कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। वेट ऑफ सॉलिड को हम लिख सकते हैं V1 माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज अवर वॉल्यूम ऑफ वाटर, दिस इज अवर वॉल्यूम ऑफ वाटर, and we can write it as V1 minus volume of water into density of water। अब बात रह जाएगी वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, जो ये आपने वाटर लिखा है इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है ये है हमारा वेट ऑफ सॉलिड, और ये हमें ये भी पता है ये है हमारा टोटल वेट। तो यदि आप इस पार्ट को लिखोगे, इस पार्ट को लिखोगे तो ये आपका बनेगा W1 माइनस W1 माइनस WS, और इसको जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो दिस विल गिव्स अस वॉल्यूम ऑफ वाटर विच विल बी इक्वल्स टू W1 माइनस WS डिवाइड बाय गामा W, क्योंकि आपके पास अब वाटर का यूनिट वेट से ही आप डिवाइड करोगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में आप वाटर के यूनिट वेट से डिवाइड करके आप उसका वॉल्यूम निकाल रहे हो। तो दिस विल बी अवर इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय V1 माइनस W1 माइनस वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय गामा W इनटू गामा W। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये आप फॉर्मूला देख लीजिए, बाकी हम डायरेक्टली फेज डायग्राम से क्वेश्चन बनाएंगे, आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम फेज डायग्राम से डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, वरना ये कॉम्प्लिकेट कर सकता है आपको। तो फेज डायग्राम बना के करना बेटर ऑप्शन है, फेज डायग्राम बना के करना हमारे पास बेटर ऑप्शन है। अब थर्ड हेडिंग डालिए श्रिंकेज लिमिट के ही अंदर ये सब टॉपिक है, ये ध्यान रखना, श्रिंकेज लिमिट के ही अंदर ये सब टॉपिक है। थर्ड हेडिंग डालिए श्रिंकेज रेशियो की। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है,
आपके पास जो श्रिंकेज रेशियो होता है, श्रिंकेज रेशियो आपकी ऐसे डिफाइन करते हैं उसको, उसका जो फॉर्मूला है उसको ऐसे डिफाइन करते हैं। श्रिंकेज रेशियो को हम डिफाइन करते हैं V1 माइनस V2 डिवाइड बाई VD होल टू द डिवाइड W1 माइनस W2। V1 माइनस V2 क्या है? यदि यहां पर देखोगे आप, अब यदि यहां देखोगे आप, we know that this is our shrinkage limit, this is our plastic limit and this is our liquid limit. Now if we say I यदि मैं इसको 1 बोल देता हूं और इसको 2 बोल देता हूं, इसको 1 बोल देता हूं, इसको 2 बोलेंगे हम, इसको 1 बोलेंगे, ताकि वो नेगेटिव वैल्यू आपको ऑब्टेन ना हो। और इसके करस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा V2 और इसके करस्पॉन्डिंग V1 एंड V1। नाउ फ्रॉम यहीं से हम बता रहे हैं V1 माइनस V2 विल गिव अस दिस एंड VD विल गिव अस दिस वैल्यू। VD इज वॉल्यूम अंडर ड्राई कंडीशन। जब ये आपका पूरा सॉलिड स्टेट में होगा तब वो उसका जो वॉल्यूम होगा वो होता है आपका VD। तो आपको पता है V1 माइनस V2, आपको पता है VD, W2 पता है, W1 पता है, तो आप श्रिंकेज रेशियो यहाँ से निकाल सकते हो। इसी के लिए ही फर्दर यदि हम इसको डिराइव करें तो हम एक फॉर्मूला और डिराइव कर सकते हैं यहाँ से। यदि इसको रीअरेंज करें, खाली इस पार्ट को W1 माइनस W2 को, W1 माइनस W2 को, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं इसको डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट का फॉर्मूला अगेन, वाटर कंटेंट होता हमारा वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। अब हमें देखना है 1 के ऊपर, तो ये हो जाएगा वेट ऑफ वाटर एट 1 डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉलिड, और वेट ऑफ सॉलिड एट 1 विल बी सेम इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड एट 2, क्योंकि आप कर क्या रहे हो, खाली वाटर कंटेंट आप रिड्यूस कर रहे हो, तो आपका वेट ऑफ सॉलिड सेम रहेगा। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं ऐसे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे। नाउ वी कैन राइट वेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, वी कैन राइट वेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम by multiplying with it density, because density is given by weight by volume. So we will have volume at 1 into density of water minus volume at 2 into density of water divided by weight of solid. This further can be written as V1 minus V2 into gamma W divided by weight of solid. Now if we replace this here, what we will get? We will get shrinkage ratio equals to V1 minus V2 divided by VD divided by V1 minus V2 into gamma W divided by weight of solid into 100. Then this will cancel out with each other and this will gives us weight of solid divided by dry volume into gamma W into 100। आप यदि नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको पॉइंट में बता सकते हो, जैसे 0.22, 0.06, 0.08, तो आप वहां से भी श्रिंकेज लिमिट डिफाइन कर सकते हो। परसेंटेज में बताई जाती है और आप जनरली इंटीजर्स या फिर जनरल बता सकते हो। तो आप कैसे निकालोगे इस पॉइंट को? आपको पता है वॉल्यूम अंडर ड्राई स्टेट, दिस इज अवर वॉल्यूम अंडर ड्राई स्टेट, वी नो दैट द वेट ऑफ सॉलिड। अब हमें पता है किसी सॉइल के लिए उसका वेट और उसका वॉल्यूम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। एक डायग्राम यदि आप ये चार्ट बनाओगे तो ड्राई स्टेट में जो वॉल्यूम जो वेट होगा और वॉल्यूम जो होगा उसका ड्राई स्टेट में वो कांस्टेंट रहेगा। तो आप इस चीज को लिख सकते हो गामा ड्राई यूनिट वेट डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू, ड्राई यूनिट वेट बाय गामा डब्ल्यू। इसको क्या बोलोगे? फॉर अ सॉइल it remains same, for a soil it remains same। एक सॉइल के लिए आप यदि यहां पर हो
या यहाँ पर हो, वाटर कंटेंट आपका कुछ भी हो, उस स्टेट में आपका जो वैल्यू आएगी गामा ड्राई की वो ये आएगी। तो आप श्रिंकेज रेशियो को क्या लिख सकते हो यहाँ से, गामा ड्राई डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू। श्रिंकेज रेशियो को गामा ड्राई डिवाइड बाई गामा डब्ल्यू, ये था हमारे पास एक और फॉर्मूला श्रिंकेज रेशियो निकालने का। तो ये हमने यहाँ पे श्रिंकेज रेशियो का एक फॉर्मूला और देख लिया है। अब एक टर्म होती है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, फोर्थ टर्म की बात करते हैं, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। फोर्थ टर्म क्या हमारी, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। श्रिंकेज रेशियो को आर से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी, तो वो आप कंसिडर कर सकते हो। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज कैसे निकालेंगे, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज का फॉर्मूला होता है V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD, दैट इज V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD, दैट इज वॉल्यूम एट पॉइंट 1 माइनस वॉल्यूम एट इन ड्राई कंडीशन डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ड्राई कंडीशन। फर्दर इफ यू वांट टू कोरिलेट बिटवीन, फिफ्थ लिख लीजिए, रिलेशन बिटवीन R एंड वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है यहाँ पे V1 माइनस V2 बाई VD है, आपके पास V1 माइनस V2 बाई VD है, और यहाँ पे हमारे पास V1 माइनस VD बाई VD है। तो यदि मैं श्रिंकेज रेशियो लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, V1 माइनस VD डिवाइड बाई VD W1 माइनस WS, ये है कोरोस्पोंडिंग टू श्रिंकेज लिमिट। ये आपका इस पॉइंट कोरोस्पोंडिंग हम बात कर रहे हैं, कोरोस्पोंडिंग टू दैट पॉइंट। तो ये आपका क्या हो गया, श्रिंकेज, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इक्वल्स टू श्रिंकेज रेशियो इनटू W1 माइनस WS। तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है श्रिंकेज लिमिट के अंडर, तो ये आपका फिफ्थ पॉइंट है। एक टर्म होती है श्रिंकेज इंडेक्स, कहीं नहीं पूछी गई है ना, शायद पूछी जाए कभी। श्रिंकेज इंडेक्स जनरली बता देता हूं, ये होता है आपका श्रिंकेज इंडेक्स, इसकी वैल्यू होती है आपकी प्लास्टिक लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। द डिफरेंस ऑफ प्लास्टिक लिमिट एंड द श्रिंकेज लिमिट विल गिव्स अस श्रिंकेज इंडेक्स। तो ये था आपका सिक्स्थ पार्ट, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आप मेनली हम वो डील करेंगे। यदि जैसे क्वेश्चंस क्या है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछना रहेगा, आपको श्रिंकेज लिमिट या श्रिंकेज रेशियो, या फिर आपको वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की वैल्यू पूछनी रहेगी, तो हम इसके क्वेश्चन अब कवर करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपको श्रिंकेज लिमिट, लोअर श्रिंकेज लिमिट मिलती है, यदि आपको मान लेते हैं ये जो डायग्राम है हमारे पास, एटरबर्ग चार्ट का, एक है ये हमारे पास, ये श्रिंकेज लिमिट कुछ है, एक डायग्राम है हमारे पास, इसी में मान लीजिए ये है, तो आपको ये श्रिंकेज लिमिट मिलती है, इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। आपकी हायर श्रिंकेज लिमिट को क्या बताता है, जैसे आप वाटर कंटेंट आप इंक्रीज करोगे तो आपकी श्रिंकेज लिमिट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। आप वाटर कंटेंट जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो आपकी श्रिंकेज लिमिट भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो ये बताते हैं कि आपकी जो सोइल है वो ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगी, आपकी सोइल ज्यादा एक्सपेंशन और ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के एरिया में है, उस रीजन में है, मतलब आपकी सोइल एक्सपेंड भी कर सकती है, तो आप काइंड ऑफ एक्सपेंसिव सोइल होगी आपके पास, उसे बोलते हैं एक्सपेंसिव सोइल। हम बात करेंगे इन्फ्लुएंस ऑफ श्रिंकेज लिमिट ऑन एक्सपेंसिव सोइल, और सभी पैरामीटर्स की भी बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी इसके क्वेश्चन देखने हैं, फिर बात करते हैं एक्सपेंसिव सोइल के बारे में। इफेक्ट ऑफ एटरबर्ग लिमिट्स ऑन एक्सपेंसिव सोइल एक सेपरेट टॉपिक है ये।
शायद हम इसको अगली क्लास में कवर करें, क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे, तो कोशिश करेंगे उसको भी अगली क्लास में कवर कर दें, वरना उसको एक्सपेंसिव सॉइल में तो हम पढ़ेंगे ही। हमारा एक चैप्टर है पूरा एक्सपेंसिव सॉइल के नाम से, उसमें पढ़ेंगे यदि नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट लेक्चर में यदि कवर नहीं करते हैं तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। हमें गिवन है मास स्पेसिफिक, क्वेश्चन फर्स्ट लिख लीजिए। हमें गिवन है मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैचुरेटेड सोयल सैंपल, सैचुरेटेड सोयल सैंपल विच इज इक्वल्स टू 1.88 at water content of 40%, at water content of 40%. We have also given mass specific gravity of dry soil, mass specific gravity of oven dry soil, mass specific gravity of oven dry soil which is equals to 1.76, that is 1.76. Then we have been asked the specific gravity and shrinkage limit. As I already told you, these two questions are most prominent. If we see now, the solution of this question is, we have given oven dry soil, that means water content of soil must be 0. Water content of soil must be 0. As I already told you, mass specific gravity for saturated soil, its formula will be gamma saturated divided by gamma W, which will be equals to 1.88. हमें दिया गया उसकी वैल्यू 1.88, and we also know gamma set is given as GS gamma W 1 plus W divided by 1 plus E. This is GS gamma W, and we can write this gamma saturated can be written like this. Now we have to find the specific gravity of soil sample. We don't know the value of void ratio here because we don't given the void ratio value, but we have given saturated. We have given saturated soil, which means degree of saturation equals to 1 is given to us, and we also know ES equals to W times G. So we have degree of saturation 1, E simply can be written as W times G. We don't know the value of G, so we can simply put here W times G. From here we can put W times G, and if we cancel out this gamma W, we will have GS 1 plus water content is given to us as 40% divided by 1 plus 0.4 times 0.4 into 6. This will be 1.88. यदि आप इसको फर्दर सोल्व करोगे तो ये आएगा GS 1.4 इक्वल्स टू 1.88 प्लस 0.752 G. इसको यदि आप फर्दर सोल्व करते हो तो आपको मिल जाएगा 0.752, यदि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपके पास, तो ये आएगा आपके पास 0.648 GS. This will give us 0.648 G, which is equals to 1.88, and this will give us specific gravity equals to 1.88 divided by 0.648, 6 into 3 करोगे 1.8 अराउंड, तो ये आपके पास 3 के अकॉर्डिंग 3 के अराउंड वैल्यू आएगी, विच इज इक्वल्स टू 2.89. हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू 2.7 से लेके 2.89 या समथिंग इसके अराउंड हमें मिल जाती है, तो यहाँ से हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू ऑब्टेन हो गई है। मुझे लगता है ये आपको दिख रहा होगा, यदि नहीं दिख रहा है तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। दिस कैन बी स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू 1.88 डिवाइड बाय 0.648 विच इज इक्वल्स टू 2.89. Now the second question is find the shrinkage limit also. We have to find the shrinkage limit. We know gamma dry divided by gamma W, which is given to us here 1.76. ये जो आपको दिया है ये ड्राई कंडीशन में दिया है, और जो ये दिया है ये 40% मॉइस्चर कंटेंट पे दिया था। यदि आप इसका डायग्राम बनाओगे फेज डायग्राम तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा।
सॉलिड, वाटर एंड एयर। और ये क्योंकि फुली सैचुरेटेड कंडीशन है तो आपको एयर नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको सॉलिड एंड वाटर। और जो वो मिलेगा आपको अंडर ड्राई कंडीशन फेज डायग्राम, वो मिलेगा कुछ इस तरीके से, सॉलिड एंड एयर। तो आपको अभी यहां से क्या निकालना है, श्रिंकेज लिमिट। हमें पता है जो श्रिंकेज लिमिट क्या होती है, इट इज द मिनिमम मॉइस्चर कंटेंट एट विच सॉइल इज जस्ट सैचुरेटेड। जस्ट सैचुरेटेड बोलो या फुली सैचुरेटेड, यदि आप वहां से मिनिमम वॉइड रेशियो निकालते हो, मिनिमम वॉइड रेशियो निकालते हो और उसके कोरोस्पोंडिंग ई मिनिमम के कोरोस्पोंडिंग आप श्रिंकेज लिमिट निकालते हो, ई मिनिमम के कोरोस्पोंडिंग वाटर कंटेंट निकालते हो। वाटर कंटेंट कैसे निकालोगे, ई मिनिमम के कोरोस्पोंडिंग वाटर कंटेंट वो आप निकाल सकते हो E टाइम्स S इक्वल्स टू W टाइम्स G। यहाँ पर आपकी S की वैल्यू हो जाएगी 1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अराउंड ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है। यदि आपको E मिनिमम की वैल्यू गिवन है या फिर आपको E ड्राई स्टेट में गिवन है तो आपसे पूछा गया है श्रिंकेज लिमिट, क्वेश्चन में पूछा गया है श्रिंकेज लिमिट, लेकिन जो वाटर कंटेंट होता है हमारा इस स्टेट में, जो वाटर कंटेंट होता है वही हमारा श्रिंकेज लिमिट होता है। क्यों होता है, वाटर कंटेंट मैंने बताया भी आपको श्रिंकेज लिमिट ही है, वो और कुछ नहीं हो, श्रिंकेज लिमिट ही है। इट इज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो श्रिंकेज लिमिट है तो आपका ये जो है 1 के इक्वल होगा S डिग्री ऑफ सैचुरेशन। देन वी विल इजीली कैलकुलेट W इक्वल्स टू E बाई G। तो E वैसे है क्या, E मिनिमम, ये है आपका E मिनिमम, तो वहां से आप W की वैल्यू निकाल सकते हो। अब आते हैं अपने क्वेश्चन में। अपने क्वेश्चन में पूछा गया है W, अगेन इसी मेथड से हम निकाल देंगे। हमें पता है गामा ट्राई इक्वल्स टू GS गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस E मिनिमम। दिस विल बी अवर मिनिमम वैल्यू। इस केस में हमारे पास मिनिमम वैल्यू मिलेगी। इसको यदि गामा W से डिवाइड करोगे आप तो दिस विल गिव अस 1.76। we know specifically gravity equals to 2.89, gamma W cancel out with each other and this will give us 1.76 plus 1.76 E minimum, and from here we can calculate E minimum value which is equals to E minimum की वैल्यू आपको यहाँ से, सॉरी E minimum तो आप E minimum को क्या लिख सकते हो, E minimum को लिख सकते हो आप W टाइम्स G। तो आप श्रिंकेज लिमिट टाइम्स 2.89, श्रिंकेज लिमिट टाइम्स, इसको मैं दोबारा लिखता हूं, ये है आपका E मिनिमम, ये है आपका E मिनिमम। इसको लिखेंगे अब 2.89 डिवाइड बाई 1 प्लस W श्रिंकेज इंटू 2.89 इक्वल्स टू 1.76 एंड 1.76 प्लस 1.76 into 2.89 shrinkage limit equals to 2.89, and from here we can write 1.76 equals to 2. यदि इसको सोल्व करोगे आप, यदि इसको सोल्व करोगे 2.89 टाइम में से 1.76 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे 1.76, तो आपको यहाँ से कुछ वैल्यू ऑब्टेन होगी, उससे आप श्रिंकेज लिमिट निकाल लीजिए। वैल्यू कुछ आएगी 0.22, ये वैल्यू आएगी आपकी 0.22। तो ये आपकी श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू आ गई है। मुझे लगता है वीडियो कुछ लंबी जाएगी, तो यदि वीडियो छोटी रही तो मैं आपको इसी में प्रोवाइड कर दूंगा, वरना हम इस वीडियो को अगली क्लास में देखेंगे, मतलब कि इसका आपको अगले क्लास में पार्ट मिलेगा, लेकिन मैं अभी से कंटिन्यू कर रहा हूँ। आपका दूसरा क्वेश्चन जो है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो श्रिंकेज लिमिट से पूछा जाता है। श्रिंकेज लिमिट से जो सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है, हमें गिवन है ओवन ड्राइंग सॉइल। सेकंड क्वेश्चन, एंड ओवन ड्राइंग सॉइल इज गिवन टू अस, an oven drying soil is given to us, has a volume of 225 centimeter cube, 225 centimeter cube, has a weight of
has a weight of 390 gram, has a weight of 390 gram, has a weight of 390 gram, whose specific gravity is 2.72. They have been asked us E value, find the Void ratio and shrinkage limit. They have been asked to us E value as well as shrinkage limit. This is the question. यदि इसको दिखाएं, हमें गिवन है ओवन ड्राइंग सोयल whose weight is given to us as 390 gram and volume is given to us as 225 cc. This is our solid and this is our water. This is solid and this is water. We have given specific gravity also. They have asked us the value of E. We know that the E is volume of void to the volume of solid. Now from here we can calculate the volume of solid, that is weight of solid divided by G times of solid into gamma W, which is equals to 1 gram per cc in this case. We know the weight of solid 390 gram divided by 2.72 into 1 gram per cc. This will give us cc. तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना आएगा 225 माइनस 390 डिवाइड बाय 2.72 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज ऑल्सो इक्वल टू 390 डिवाइड बाय 2.72. तो ये आपको क्या मिल गया वॉल्यूम वॉइड रेशियो. यदि इसको सोल्व करोगे आप 225 इंटू 2.72 डिवाइड बाय 390 minus 1. This will give us value of void ratio which is equals to 0.569, which is equals to 0.569. Then we have been asked shrinkage limit. Now this is very easy. ये बहुत आसान है. अब shrinkage limit तो हम वैसे निकाल देंगे. कैसे निकाल देंगे? क्योंकि हमें E पता चल गया है और हमें पता है ES होता है हमारे पास WG, और जब श्रिंकेज लिमिट निकालते हैं तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है हमारे पास 1. ये याद रखो, जब भी श्रिंकेज लिमिट निकालोगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन आपका 1 होगा. इसको 5 स्टार 6 स्टार 10 स्टार कुछ मर्जी दे लो आप, लेकिन ये हमेशा याद रखो एट श्रिंकेज लिमिट डिग्री ऑफ सैचुरेशन विल ऑलवेज बी 1. तो आपको E पता है, E की वैल्यू पता है विच इज इक्वल्स टू 0.569. आपको S पता है, आपको श्रिंकेज लिमिट निकालनी है और स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.72 गिवन है. 2.72 गिवन है, तो आप श्रिंकेज लिमिट की वैल्यू 0 डिवाइड करके निकाल लीजिए, जो कि आपकी आएगी 0.209. 0.209 सोल्व करके देखना 0.209. इसके अंदर सेकंड पार्ट भी है क्वेश्चन का. सेकंड पार्ट है जो अच्छा क्वेश्चन है. वी हैव टू टेल व्हाट वाटर कंटेंट. क्वेश्चन लिखिए, what water content will fully saturate the sample and cause an increase in volume increase in volume by 8% of increase in volume by 8% of dry volume क्वेश्चन पढ़िए दोबारा एक बार, आप लोग दोबारा एक बार. इसमें पूछा गया है हमें वो वाटर कंटेंट बताना है जो फुली सैचुरेट कर दे सॉइल सैंपल को. जैसे अभी हमने बोला है ये वाटर या एयर. ये जो वाटर कंटेंट है, वाटर कंटेंट का फॉर्मूला हमें पता ही है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड. तो हमसे पूछा गया है वो वाटर कंटेंट जो फुली सैचुरेट कर दे, एक तो फुली सैचुरेट कर दे सैंपल को, प्लस वो इंक्रीज करे वॉल्यूम को 8% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, विच विल इंक्रीज द 8% ऑफ ड्राई वॉल्यूम, विच विल बी दिस. ड्राई वॉल्यूम इज अवर दिस ना, तो it should increase the 8% of dry volume. It should increase the 8% of original dry volume.
ओरिजिनल ड्राई वॉल्यूम। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, हमें निकालना है वाटर कंटेंट। तो वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो ये है हमारे पास ये पोर्शन, इससे इसका यदि हम वेट निकाल ले और उसमें 8% को ऐड कर दो तो आपका वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। और वेट ऑफ सॉलिड आपको पता ही है, वेट ऑफ सॉलिड आपको पता ही है, तो आपका वाटर कंटेंट आ जाएगा। तो वेट ऑफ वाटर अब निकाल लेते हैं हम पहले। वो क्या होगा, हमारे पास 390 डिवाइड बाई 2 पॉइंट, स्पेसिफिक ग्रेविटी थी हमारे पास 2.72 इंटू 1 ग्राम पर सीसी माइनस और इसको माइनस लिखिए आप, माइनस प्लस 225। मैंने क्या लिया है यहाँ पे 225 हमारे पास टोटल वॉल्यूम है, हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है इस पार्ट का वॉल्यूम विच विल बी इक्वल टू 390 डिवाइड बाई 2.72 इंटू 1 ग्राम पर सीसी। 1 ग्राम पर सीसी, सीसी ऊपर चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा ये भी ग्राम में था तो आपको ये सीसी में मिल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपको ये सेंटीमीटर क्यूब में आपको ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आपको ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब में आपको ये वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। प्लस अब क्या करना है, फर्दर 8% इंक्रीज करना वॉल्यूम का। ये तो आपको मिल गया है वेट ऑफ वाटर मिल गया है, हमें फर्दर 8% इंक्रीज करना वॉल्यूम इन ड्राई स्टेट में। जो वॉल्यूम ड्राई स्टेट का था उसका 8%, तो प्लस 0.08 इंटू वॉल्यूम ड्राई स्टेट में था हमारे पास 225। ये ड्राई स्टेट में भी वॉल्यूम आपका यही है और मैंने बताया आपको फुली सैचुरेटेड कंडीशन में भी आपका यही है, क्योंकि ये मिनिमम वॉल्यूम है। आप ड्राई बोल लो या फिर उसको कंप्लीटली सैचुरेटेड बोल लो। तो और डिवाइड बाय 390 दिस विल गिव अस द water content that need to be added to increase the 8% of volume। इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 0.255। सॉल्व करोगे जब चेक करना, इसकी वैल्यू 0.255 आपको मिलेगी। अब देखते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन जो श्रिंकेज लिमिट से पूछा जाता है। श्रिंकेज लिमिट से जो थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है वो है हमारे पास, हमें गिवन है एटरबर्ग चार्ट। थर्ड क्वेश्चन में हमें एटरबर्ग चार्ट गिवन है, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछी गई है। हमें क्या गिवन है, ये कुछ चार्ट गिवन है हमें, ये चार्ट गिवन हमें जिसमें आपको गिवन है श्रिंकेज लिमिट, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, जिनकी वैल्यू है लिक्विड लिमिट है आपके पास 60%, लिक्विड लिमिट है 60%, प्लास्टिक लिमिट है 30 एंड श्रिंकेज लिमिट 20%, and we also have given volume at liquid limit। Here we have given volume which is equals to 40 cc। This volume is 40 cc and volume at dry state is also given, that is 23.5 cc। We have been asked, हमसे जो पूछा गया है, find specific gravity, shrinkage limit and volumetric shrinkage। और स्पेसिफिक श्रिंकेज लिमिट नहीं, श्रिंकेज रेशियो पूछा गया है एंड हमसे पूछा गया है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। तो आप श्रिंकेज लिमिट बड़ी आसान से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, आप डायरेक्टली इस चार्ट से फेज डायग्राम बना के निकाल लो। आप लिक्विड लिमिट पे फेज डायग्राम बनाओ तो आपको ये यदि सॉलिड है, ये वाटर है, तो आपको पता होगा ये यदि इसको यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मानो तो ये आएगा आपके पास वेट ऑफ सॉलिड जो आएगा वो आएगा GS टाइम गामा W और वेट ऑफ वाटर जो आएगा 0.6 टाइम GS टाइम्स गामा W। सिमिलरली हम प्लास्टिक लिमिट के लिए बना सकते हैं, वो यहाँ देखते हैं। दिस इज फॉर
plastic limit, we have solid, and this is water. This will remain same 1 unit. This will be again GS times gamma W, but here we have 0.3 times GS gamma W. GS gamma W 0.3 times of GS gamma W. We have been asked shrinkage limit. श्रिंकेज लिमिट के लिए ही सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं देखते हैं। श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड टू द यूनिट वेट ऑफ वाटर। बट हमें ये वॉल्यूम गिवन है यहाँ पे लिक्विड लिमिट के ऊपर, दैट इज 40 cc, लेकिन यहाँ पर तो नहीं गिवन है, इस पॉइंट के ऊपर तो हमें वॉल्यूम नहीं गिवन है। तो या तो आप निकाल लो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, हमें ये पॉइंट पता है, हमें ये पॉइंट पता है, तो आप इंटरपोलेट करके ये पॉइंट निकाल सकते हो। लेकिन हम डायरेक्टली आप श्रिंकेज स्टेट पे ले लो, तो ये आपका मैं बोल देता हूँ श्रिंकेज स्टेज पे है। श्रिंकेज स्टेज ये है आपके पास लिक्विड स्टेज। तो ये पार्ट आपके पास, क्योंकि वाटर कंटेंट 20% है, तो ये आ जाएगा 0.2 GS टाइम्स गामा W। तो यहाँ पे वॉल्यूम पता है और यहाँ पे भी वॉल्यूम पता है 23.5 cc। तो आप क्या लिख सकते हो, 40 cc इक्वल्स टू 1 प्लस इसको 1 नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते 1? मैंने आपको शुरू से ही बोला है 1 मान लो कुछ, क्योंकि कैलकुलेशन आपको इजी हो जाए, इसलिए 1 मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें जब वैल्यू गिवन है तो उस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग इसकी वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग इसकी वैल्यू आएगी, ना कि इस वैल्यू के कोरस्पोंडिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो आप इसका वॉल्यूम अभी 1 नहीं मान सकते, आपको वॉल्यूम V मानना पड़ेगा, यहाँ पे VS मानना पड़ेगा। तो यदि आप VS मानोगे तो ये यहाँ पे हर जगह VS आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6 GS इंटू VS। कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, बस यहाँ पे आपका VS मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, क्योंकि कोरस्पोंडिंग 1 की जगह आप VS टाइम से आप उसको यूज करोगे, तो ये आ जाएगा VS प्लस 0.6 GS टाइम VS, 0.6 VS। हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं पता और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी नहीं पता, तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हम सिमिलरली सेकंड इक्वेशन भी लिख सकते हैं, वो हो जाएगी हमारे पास ये क्या आएगा यहाँ पे 0.2 GS गामा GS इंटू V। अगेन यहाँ पे भी V आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 0.2 GS इंटू VS। सोल्व करोगे दोनों को तो आपको सब्ट्रैक्ट कर दो सिमिलर, तो आप क्या आएगा 16.5 0.4 GS इंटू VS, या फिर डिवाइड कर दो आप, क्योंकि डिवाइड करने में VS कैंसिल हो जाएगा, आपका VS कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से आप GS निकाल सकते हो। तो GS की वैल्यू जब आप सोल्व करोगे डिवाइड करके, ये आपकी आने वाली है 2.7। GS की वैल्यू जो आएगी आपकी 2.7 आएगी जब आप इसको सोल्व करोगे। सेकंड क्वेश्चन है श्रिंकेज रेशियो का। हमें पता है श्रिंकेज रेशियो इज गिवन एज V1 माइनस V2 डिवाइड बाय VD डिवाइड बाय W1 माइनस W2, बट दीज वैल्यूज आर आस्क्ड एट लिक्विड लिमिट। क्वेश्चन में गिवन था ये, दीज वैल्यू आर आस्क्ड एट लिक्विड लिमिट। हमें बतानी है श्रिंकेज रेशियो और वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज की वैल्यू लिक्विड लिमिट के ऊपर। तो आपको पता है V1 पता है, यदि लिक्विड लिमिट के ऊपर निकालनी है तो आपको वॉल्यूम एट ड्राई स्टेज भी पता है, और आपको W1 भी पता है और W2 भी पता है वॉल्यूम एट ड्राई स्टेज। तो आपको करना क्या है, वैल्यू इंसर्ट करनी है, खाली यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करनी है। आप श्रिंकेज रेशियो डायरेक्टली निकाल सकते हो, श्रिंकेज रेशियो वहां से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। निकालते हैं, श्रिंकेज रेशियो क्या आएगा हमारा यहाँ से, यदि सोल्व करोगे 40 माइनस 23.5 डिवाइड बाय 23.5 डिवाइड बाय 60 माइनस 0.2, 0.6 हो गए, 0.2 हो गए। इसको जब सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी
1.755 1.755। तो ये आपको श्रिंकेज रेशियो की वैल्यू डायरेक्टली हमें मिल गई है। सिमिलरली वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज क्या होगा, वो खाली ये पार्ट होगा आपका, इसकी जो वैल्यू आएगी 70.21%। तो हमने वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को भी यहाँ पे देख लिया है। तो ये बेसिकली क्वेश्चन जो हैं ये कन्वेंशनल क्वेश्चंस हैं, और ये कन्वेंशनल क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मेन के पार्ट्स करके दे देते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स। जैसे पूरा क्वेश्चन ना पूछ के आपको एक पार्ट दे दिया, इसमें जैसे 3 पार्ट थे तो आपको एक पार्ट पूछ लेंगे और ऑब्जेक्टिव में, तो ये आपको काफी हेल्पफुल रहेगा आप यदि तीनों पार्ट कर लोगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पूछा गया है तो इसमें कोई रिस्क लेना बनता नहीं है, तो आपको ये सब पार्ट करने चाहिए। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है श्रिंकेज लिमिट का टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।